घर पे रह के बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी स्टडी ग्रुप के, तब बिना किसी गाइडेंस के कि फैमिली से कोई हो जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, जो पर्सनल गाइडेंस दे। मेरी फैमिली में कोई नहीं है मुझे गाइड करने वाला। आई एम द एल्डेस्ट किड और मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में भी नहीं है। सो उस चीज़ को लेके ये मानना कि सिर्फ उन्हीं का होगा जिनकी फैमिली में कोई है, या सिर्फ उन्हीं का होगा जो दिल्ली जाके कोचिंग लेंगे। सो यूपीएससी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि कोचिंग कंपलसरी है, आपका स्टडी ग्रुप होना चाहिए, घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना मिथ ही है, उसको मिथ ही रहने दो। और मैं खुद हूँ इसका एग्जाम्पल। लड़की इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल हो गए जॉब करते हुए, अब इसकी शादी कर दो, तो वो भी प्रेशर था। फिर पापा ने उसके लिए एक चांस दिया था कि जहाँ पे तुम फेल होगी वहीं से तुम्हें छोड़ना है। अगर तुम प्रीलिम्स में फेल हो गई तो प्रीलिम्स के बाद तुम्हारा लड़का देख के तुम्हारी शादी करा देंगे, मेंस में फेल हुई तो तब, या फिर इंटरव्यू तक। सो सब तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। और आधा घंटा हो चुका था, मैं अपना एसे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना चुकी थी। मैंने लिखना शुरू किया अपना फर्स्ट एसे। मैं 1 पेज लिख चुकी थी और जो मेरे पीछे बैठे हुए थे उन्होंने पानी लिया और गलती से उनका पानी का ग्लास मेरी शीट पे गिर गया। मेरी पूरी शीट भीग गई थी उस टाइम पे। घर पे रहते हुए भी कई बार ये होता है कि आज फ्रेंड्स के साथ निकल गए, आज यहाँ निकल गए। मुझे इतना याद है कि मैं दिसंबर में घर आई थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने ही घर से बाहर गई थी। और उससे पहले मैं पूरा 6 महीने मैंने अपने घर का मेन गेट तक नहीं देखा था। अपने रूम में रहना, स्टडी करना और वहीं पे सो जाना। बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जिनको सेम कंडीशन में होंगी कि तुम्हें शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, बट आस्क फॉर दैट वन चांस, क्योंकि वो एक चांस तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हर चांस को जो भी आप ले रहे हो, वेदर इट इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट और लास्ट अटैम्प्ट, टेक इट एज द लास्ट अटैम्प्ट कि करना है तो करना है। सब बोलते हैं कि आपकी लाइफ में एक चीज़ है, या तो आप बर्डन तो आना है, या तो फेलियर का बर्डन ले लो या रिग्रेट का ले लो। अगर आप अभी डिसिप्लिन हो तो आपको बर्डन आएगा, डिसिप्लिन का बर्डन आएगा, बट वो बर्डन बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू रिग्रेट का बर्डन कि हम इतना अचीव नहीं कर पाए, काश मैंने ये किया होता तो ये हो जाता। तो लाइफ में एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि है और अब की बार यूपीएससी सीएससी में मेरी रैंक 83 आई है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 2015 बैच पास आउट। उसके बाद मैंने 2 साल टेक महिंद्रा में जॉब की है एज अ डिज़ाइन इंजीनियर और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। सो जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर होंगी। कॉलेज टाइम्स तक मुझे ये था कि डिज़ाइनिंग में जाना है या फिर एयरफोर्स, मुझे डिफेंस में जाना है। सो मैंने एफकेट के लिए अप्लाई किया था, 2016 वाला अटैम्प्ट। मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। एसएसबी के टाइम पे मुझे जो मेरे इंटरव्यूअर थे उन्होंने कन्विंस किया कि तुम्हें सिविल्स के लिए अपेयर होना चाहिए, ना कि डिफेंस के लिए। सो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग मोमेंट था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सिविल्स के बारे में सोचा। सो फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने सिर्फ 3 मंथ्स की प्रिपरेशन के साथ दिया था, सो कुछ तैयारी नहीं थी। सो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मैंने सेकेंड अटैम्प्ट के लिए सोचा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बिना प्रिपरेशन के मेरा स्कोर 90 समथिंग था और कट ऑफ 1160, तो मुझे लगा कि यूपीएससी डूएबल है, एक सीरियस चांस लेना चाहिए यूपीएससी के साथ। तो मैंने उस टाइम पे जॉब के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, बट जॉब काफ़ी हेक्टिक रहता है और अगर आप डिज़ाइन से हो तो आपको प्रोडक्शन लाइन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपकी प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो जाएगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। और कई बार आपको वर्क आवर्स भी बहुत स्ट्रेचिंग हो जाते हैं, मॉर्निंग 6 to नाइट 9 ऑल्सो। तो उस टाइम मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। इवन मैं अपना प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी और मैंने अटेम्प्ट दिया फिर भी टू रिमेन इन टच। मुझे ये नहीं था कि एकदम छोड़ देना है और कहीं ना कहीं था कि हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस था। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं अपेयर हुई, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, फिर भी मैंने अटेम्प्ट दिया और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद मुझे था अब यही करना है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पेपर इतना टफ नहीं आता, फिर भी मैं रह गई। सो मैंने अपने पापा को कन्विंस किया कि मुझे जॉब छोड़नी है, प्रिपेयर करना है, बट सबका जैसे फैमिली प्रेशर आता है कि नहीं लड़की इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, अब इसकी शादी कर दो, तो वो भी प्रेशर था। फिर पापा ने उसके लिए एक चांस दिया था कि जहाँ पे तुम फेल होगी वहीं से तुम्हें छोड़ना है। अगर तुम प्रीलिम्स में फेल हो गए तो प्रीलिम्स के बाद तुम्हारा लड़का देख के तुम्हारी शादी करा देंगे, मेंस में फेल हुई तो तब, या फिर इंटरव्यू तक। सो सब तुम्हारी मेहनत के ऊपर है। तो मैं तब भी जॉब कर रही थी। मैंने नवंबर में जाके मेरा रिज़ाइन हुआ और 3 नवंबर मेरा लास्ट वर्किंग डे था और मेरी जॉब थी हैदराबाद में और मैं बेसिकली गुड़गांव से हूँ।
सो शिफ्ट करना और उस सब में मेरा नवंबर पूरा चला गया। नवंबर में जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे ये था कि ऑप्शनल क्या लिया जाए, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, जो कि मुझे उन सर ने ही सजेस्ट किया था एसएसबी के टाइम पे कि तुम्हें सिविल्स के लिए अपेयर होना चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डुएबल है। बट मैंने वो इतना पढ़ा भी नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट था मेरे लिए। सो इस बार मैंने ऑप्शनल का सोचा कि बहुत सोच समझ के लेना कि ऑप्शनल आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो सब मैंने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स निकाले तो मेरे पास ऑप्शंस में थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने पेपर्स देखे तो मुझे लगा कि मैकेनिकल डुएबल है, पेपर टफ नहीं आता, बट मैकेनिकल में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा चाहिए, सो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। और 2 बार मेरा प्रीलिम्स रह चुका था, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मैं न्यूज़पेपर्स कवर नहीं कर पाई थी जनवरी से लेकर, ऑलरेडी दिसंबर आने वाला था। सो मुझे न्यूज़पेपर्स भी कवर करने हैं, मेरा जीएस का सिलेबस मैंने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी करना है, मेरी एनसीईआरटीज़ भी पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने फिर फाइनली पेपर सॉल्व करके हिस्ट्री को फाइनलाइज़ किया। दिसंबर में मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो दिसंबर में एक चीज़ जो मैं सबको कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को मत जाओ कि हमें इतना पढ़ना है, इतना पढ़ेंगे तो ही होगा। पढ़ना ज़रूरी है, बट लिमिटेड पढ़ो और मल्टीपल रिविजन्स, जितने ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सब रिसोर्सेज के पीछे मत भागो। करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आता है, काफ़ी बच्चे होते हैं जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ए का भी कंपाइलेशन करना है, बी का भी करना है, सी का भी करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रिवाइज कुछ भी नहीं कर पाते और हमें याद भी कुछ नहीं रहता। इसलिए अपने बेसिक बुक्स जो हैं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी ज्योग्राफी की क्लास 11th की एनसीईआरटी हो गई, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। और करंट अफेयर्स कोई भी एक सोर्स, अगर आपने आपके खुद के नोट्स बनाए हैं तो वो, या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो, उसको फोकस करो। सो मेरा पहला टारगेट यही था कि मैंने अप्लाई कर दिया, हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, लेकिन मैंने ऑप्शनल भी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया। अब प्रीलिम्स देने के बाद अब की बार का पेपर इतना डाइसी था, आने के बाद सबको टेंशन होती है होगा या नहीं होगा। और मेरा कभी भी ये नहीं रहा कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करती हूँ तो मेरी नेगेटिव मार्किंग उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। सो मेरे लिए सेफ जोन जो था वो हमेशा 80 to 85 का रहता था। तो मुझे ये था कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने, जहाँ भी डाउट आएगा मैं उसको अटैम्प्ट नहीं करूँगी, वाइल्ड गेसेस नहीं लूँगी, क्योंकि प्रीलिम सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, हमें उसको क्वालिफाई करना है, उसमें टॉप नहीं करना। तो मेरा बेसिक एम सिर्फ ये था कि मेरी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। और फाइनली मेरे साथ हुआ भी वही, मैंने 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। काफ़ी रिस्की था वो भी कि 80 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हो, पेपर का लेवल बहुत टफ है और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में गेस हो ही जाता है और कई बार आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। बट आई थिंक कैलकुलेटेड रिस्क लेना लाइफ में ज़रूरी है, मैंने वही किया। और पेपर के बाद 1 हफ्ते तक मुझे यही था कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, मेंस के लिए पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की ही नहीं थी। फिर देखा तो ये लगा कि अगर अब मैं नहीं पढ़ती हूँ और अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मैं ये 1.5 महीना वेस्ट कर दूँगी और ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। तो ये सोच के कि होगा या नहीं होगा, मैंने वो सोचना ही छोड़ दिया और मैंने मेंस के लिए पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पूरा पेंडिंग था। एंशियंट हिस्ट्री मैंने सिर्फ फैक्चुअल पार्ट्स पढ़े थे जो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। मिडीवल और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने टच ही नहीं की थी। जनरल स्टडीज़ का सिर्फ सिलेबस पता था, बट कहाँ से क्या पढ़ना है वो चीज़ भी नहीं था। और जनरल स्टडीज़ पेपर 4 का तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, क्लूलेस। एथिक्स सिर्फ सुना था, एथिक्स का पेपर आता है, केस स्टडीज़ आती हैं, बट उसका भी कोई आइडिया नहीं था। तो सारी वो एक जर्नी स्टार्ट हुई। 10th जून से मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और 24 जून मुझे अभी भी याद है कि मैंने फ़र्स्ट अपना मॉक टेस्ट लिखा था और वही दिन था जब मैंने अपना फ़र्स्ट आंसर लिखा था। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आंसर राइटिंग आपको 1 साल से ज़रूरी है या इतना ज़रूरी है। मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैं ये खुद एडमिट कर रही हूँ कि मैंने मेरा फ़र्स्ट आंसर 24 जून को लिखा था, जबकि मेरा फाइनल मेंस का एग्ज़ाम 28 सितंबर का था। सो हार्डली 3 मंथ्स थे उसमें। सो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स में डालते रहो तो वो काम करता है। एक और चीज़ सब बोलते हैं कि कोचिंग बहुत कंपलसरी है, मैंने कोचिंग ज्वाइन की ही नहीं, मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, वो भी सिर्फ मेंस के लिए। तो वो भी एक मिथ है कि बिना कोचिंग के नहीं हो सकता, बिना कोचिंग के भी पॉसिबल है। बस आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको टॉपिक्स को क्लियर करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। और लोग बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए आपका एक स्टडी ग्रुप होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पूरी प्रिपरेशन अकेले की है, मेरे टच में कोई था भी नहीं अगस्त मिड तक जो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहा हो। 10th अगस्त के बाद मुझे एक फ्रेंड के फ्रेंड का रेफरेंस मिला था जो मेंस के लिए अपियर हो रहा था। बट 1 मंथ में आप कितना क्या डिस्कस कर लोगे, उस चीज़ में आपके एफर्ट ज़्यादा काउंट करते हैं बजाय कि सामने वाले के। सो आपको खुद पे भरोसा रखना है और जितना हो अपना क्वालिटी चेक करते रहिए। प्रीलिम्स के लिए भी मॉक टेस्ट दो, अपनी मिस्टेक्स निकालो,
मार्क्स पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो तुम मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो। मैंने टेस्ट सीरीज़ जो सॉल्व की थी, विजन की टेस्ट सीरीज़ मैंने मार्केट से परचेज़ करके सॉल्व की थी, इनसाइट्स की मैंने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की थी, लेकिन मैं उसमें मार्क करती थी कि ये मेरा क्वेश्चन गलत जा रहा है। मैंने सेम टेस्ट सीरीज़ को 3-3 बार सॉल्व किया है, तो उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अपनी मिस्टेक्स को ठीक करो। इवन मेंस का भी मैं यही बोलूँगी, मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरा स्कोर 53 था और मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाई थी 20 में से। बट फाइनल एग्ज़ाम में जब मैंने फाइनली अपना मेंस का पेपर लिखा तो हर पेपर में 5 मिनट पहले कंप्लीट कर पाई थी, तो वो प्रैक्टिस का ही है। सो मेंस के लिए मैं एक स्ट्रेटजी जो है सबके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, सब चीज़ें रिपीटिव हैं, बट अगर किसी के पास भी थोड़ा भी टाइम हो तो आशिमा मित्तल मैम की एक वीडियो है DKT की साइट पे, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। इट इज़ रियली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है कि आप अपने आंसर्स को इनोवेटिव कैसे बना सकते हो। बाकी सारी वीडियोस आपको एक टाइम के बाद रिपीटिव लगेंगी। इवन आप एक कॉपी चेक करके माइंडसेट से सोचो, उसको दिन की 60 या 70 कॉपीज़ चेक करनी है, तो आपकी कॉपी में ऐसा अलग क्या हो कि आपको मार्क्स मिले। तो वो स्ट्रेटजी मैम की बहुत अच्छी है, तो उसको टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि कंपैरिजन करके कभी भी ये मत करो कि मेरे 53 मार्क्स आए हैं या मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। उस पर वर्क हार्ड करो कि हम कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे। इसमें एक स्ट्रैटेजी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो था कि अपना टारगेट लेके चलना। ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतना कम शॉर्ट टाइम है कि मैं बहुत ज़्यादा आंसर्स लिख पाऊँ, मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन जैसे मेरा पेपर पास आया तो मैंने राइटिंग हैबिट छोड़ी नहीं। तो जो 10 मार्कर्स थे, मैं टारगेट लेके चलती थी कि मैं 4 10 मार्कर्स को 20 मिनट में कंप्लीट करूं, और जो 15 मार्कर्स हैं 4 15 मार्कर्स को मैं 30 मिनट्स में करूं। इससे मेरा क्या होता है कि पूरा पेपर का जो टाइम सेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में नहीं आता, जिसमें सोचने के लिए टाइम चाहिए, हम वो टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि पेपर में हमारा टाइम वेस्ट बहुत होता है। और एग्ज़ाम लिखते वक्त एक और चीज़ है कि कई बार चीज़ें जैसे हम चाहते हैं वैसे होती नहीं हैं, वो गलत हो ही जाती हैं। मेरा मेंस का पहला एग्ज़ाम था एसए पेपर, और आधा घंटा हो चुका था, मैं अपना एसए का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना चुकी थी, मैंने लिखना शुरू किया अपना फर्स्ट एसए। मैं 1 पेज लिख चुकी थी, और जो मेरे पीछे बैठे हुए थे उन्होंने पानी लिया और गलती से उनका पानी का ग्लास मेरी शीट पे गिर गया, मेरी पूरी शीट भीग गई थी उस टाइम पे। सो वो पैनिक होने वाली सिचुएशन थी। मेरे 15-20 मिनट्स वहाँ वेस्ट हुए, मैं कुछ नहीं लिख पाई थी, मैं ब्लैंक हो गई थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ के मेंस लिख रही हूँ और मेरे पेपर पे पानी गिर गया है और अब मैं क्या करूँ, शीट पूरी भीग गई है। जो इन्विजिलेटर्स हैं उन्होंने उसको सिखाने का वो पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे एक सिचुएशन ये था कि मैं गिव अप करने वाली थी, बट फाइनली वो पेपर मैंने दिया। स्कोर उतना अच्छा नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आप अपने एफर्ट्स डालते रहो। सिचुएशंस आएंगी, ये एग्ज़ाम आपका टेस्ट लेगा, हर तरीके का टेस्ट लेगा, आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा, आपके सेंसेस के आपके कितने कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप पीक मोमेंट पे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर गए, देन यू विल सक्सीड फॉर श्योर। एग्ज़ाम में पानी गिरना वो चीज़ सिर्फ एक हर्डल है, उसके अलावा भी बहुत हर्डल्स आते रहते हैं लाइफ में। और एग्ज़ाम भी ऐसा है कि आपको हर तरीक़ा का ये पेशेंस चेक करता है आपका, साथ में आपको सेक्रीफाइसेस भी बहुत करने पड़ते हैं। जैसे मेरा था कि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने घर पे रह के प्रिपरेशन किया, लेकिन घर पे रह के भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर दिया था। दूसरा, घर पे रहते हुए भी कई बार ये होता है कि आज फ्रेंड्स के साथ निकल गए, आज यहाँ निकल गए। मुझे इतना याद है कि मैं दिसंबर में घर आई थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने ही घर से बाहर गई थी। और उससे पहले मैं पूरा 6 महीने मैंने अपने घर का मेन गेट तक नहीं देखा था, अपने रूम में रहना, स्टडी करना और वहीं पे सो जाना। तो आपको डेडिकेशन बहुत दिखाना पड़ेगा। सब बोलते हैं कि आपकी लाइफ में एक चीज़ है, या तो आप बर्डन तो आना है, या तो फेलियर का बर्डन ले लो या रिग्रेट का ले लो। अगर आप अभी डिसिप्लिन्ड हो तो आपको बर्डन आएगा, डिसिप्लिन का बर्डन आएगा, बट वो बर्डन बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू रिग्रेट का बर्डन कि हम इतना अचीव नहीं कर पाए, काश मैंने ये किया होता तो ये हो जाता। तो लाइफ में एक चांस ज़रूर लेना चाहिए। अगर तुम्हारे सपने हैं, तुम उसको सही में चाहते हो तो तुम उसे पा सकते हो। मेरे ऊपर भी कंडीशंस थी, मेरे फादर ने मुझे सिर्फ एक चांस दिया था कि तुम्हें इसमें करना है। बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनको सेम कंडीशन में होंगी कि तुम्हें शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, बट आस्क फॉर दैट वन चांस, क्योंकि वो एक चांस तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। लेकिन वो चांस मांगने के बाद खुद से धोखा नहीं करना, जितना करना है कि मुझे ये करना है तो करना है। हर चांस को, जो भी आप ले रहे हो, वेदर इट इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट और लास्ट अटैम्प्ट, टेक इट एज द लास्ट अटैम्प्ट कि करना है तो करना है। अपने तरफ से पूरा, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए कि काश मैंने ये किया होता तो ये हो जाता। चाहे वो जॉब छोड़ के देना हो, चाहे वो ये ऑप्शनल चेंज करना हो, क्योंकि हमारा जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो फाइनल हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है।
मेरा एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगी कि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था, लेकिन अगर मैंने ऑप्शनल अगर चेंज ना किया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन भी ना होता। मैंने हिस्ट्री के लिए ऑप्ट किया, बाय लक प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट हिस्ट्री से थे। सो अगर मैंने हिस्ट्री ना लिया होता, मेरी उतनी प्रिपेयर्ड ना होती, तो मेरा प्रीलिम्स ही क्वालिफाई ना होता। सो अपनी स्ट्रेंथ जो हैं, आपकी वीकनेसेस जो हैं, वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपनी वीकनेसेस को पहचानो। कुछ की स्ट्रेंथ फैक्चुअल पार्ट होती है, कुछ की स्ट्रेंथ जो हैं वो एनालिटिकल पार्ट होती हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी डिसीजन लो, चाहे वो ऑप्शनल का हो, चाहे आपको एस्से में चॉइसेस आएँ कि आपको कौन सा एस्से लिखना है, या फिर आपको जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएँ सिचुएशन बेस्ड, सो आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो डिसीजंस हैं वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट बट डू प्रॉपर एनालिसिस कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करो। सो जो अब इसको प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन सिर्फ यही होगा, और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं स्टार्टिंग के 2 अटैम्प्ट्स में कि मैंने अपना प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया। सो अपनी रिसोर्सेज रखो, लिमिटेड रखो, करंट पे फोकस करो और दोनों को कोरिलेट करो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी लॉन्ग रन में। सो ये पहली एडवाइस रहेगी। दूसरी एडवाइस रहेगी कि कभी ये मत सोचो कि टाइम कम है। कंस्ट्रेंट सबके ऊपर होते हैं, लेकिन जो टाइम है हमारे पास उसको हम कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं, कितना हम उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। तीसरी चीज़ है कि हमें अपनी सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ था, पानी गिर गया, उस टाइम पे मेरी रोने वाली कंडीशन थी, बट उस टाइम पे मैं कंट्रोल कर गई। घर आके मैं बहुत रोई, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम मैंने वो अगर एग्ज़ाम टाइम में मैं रोती या कुछ भी करती तो मेरा पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाना था, मेरा पूरा अटैम्प्ट वेस्ट हो जाता। सो यूपीएससी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि कोचिंग कंपलसरी है, आपका स्टडी ग्रुप होना चाहिए, घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ना मिथ ही है, उसको मिथ ही रहने दो। और मैं खुद हूँ इसका एग्जाम्पल कि घर पे रह के बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी स्टडी ग्रुप के, या बिना किसी गाइडेंस के कि फैमिली से कोई हो जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, जो पर्सनल गाइडेंस दे। मेरी फैमिली में कोई नहीं है मुझे गाइड करने वाला, आई एम द एल्डेस्ट किड, और मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में भी नहीं है। सो उस चीज़ को लेके ये मानना कि सिर्फ उन्हीं का होगा जिनकी फैमिली में कोई है, या सिर्फ उन्हीं का होगा जो दिल्ली जाके कोचिंग लेंगे, या फिर उन्हीं का होगा जिनके स्टडी ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी, आप अकेले रह के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे टोटल मिथ्स हैं। आपको हार्डवर्क करना है, बट हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। आप अकेले रह के पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। आपको एक लिंक रखना है, आपको एक रियलिटी चेक रखना है। प्रीलिम्स के लिए वो आपके मॉक टेस्ट होंगे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, तो वो आप खुद चेक करके इवेलुएट कर सकते हो। मेंस के लिए वो आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी कि आप टेस्ट सीरीज़ में अटेम्प्ट कर रहे हो कि कोई और आपका इवैल्यूएशन कर रहा है। साइड बाय साइड आप अपना खुद का इवैल्यूएशन करो, क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं, नॉर्मली हमारी आदत होती है हमने टेस्ट सीरीज़ लिखी, सबमिट कर दी, जब तक वो इवैल्यूएट होके नहीं आएगी हम वेट करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत रहती है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, मेरा फर्स्ट पेपर मुझे विदिन 1 वीक मिल गया। उसके बाद मैंने 9 टेस्ट अटैम्प्ट किए और मुझे 9 के 9 टेस्ट आके सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में मिले हैं इवेल्युएट होके। सो वो इवेल्युएट होके मिलना या ना मिलना वो चीज़ बराबर हो जाती है। तो टोटली कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंडेंट ना रहें टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद भी। आपने जिस दिन टेस्ट लिखा उसी टाइम अपने सॉल्यूशंस को डाउनलोड करो और आपके आंसर्स और जो मॉडल आंसर्स उन्होंने दिए होते हैं उनको कंपेयर करो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। दूसरी चीज़ है कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ लिखी है, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट जो टॉप स्कोरर होता है, टॉप रैंकर होता है, उनकी कॉपीज़ अपलोड करते हैं। तो आपके जो आंसर्स हैं उसमें टॉपर्स के जो आंसर्स हैं उनको कंपेयर करो और ये देखो कि आप कहाँ पे क्या इम्प्रूव कर सकते हो, उन्होंने ऐसा क्या बेटर किया है आपसे कि उनको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो ये एक दो आपकी रियलिटी चेक होंगे, एक आपका मॉडल आंसर और एक टॉपर्स के आंसर्स जो आपकी इवेल्युएट होगी। मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो इवेल्युएशन होता है वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की जगह स्टूडेंट्स ही करते हैं और ये चीज़ें सबको पता भी हैं। सो उसकी मार्किंग, चाहे आपके मार्क्स बहुत हाई जा रहे हैं या लो जा रहे हैं या जो आपका क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे फोकस ना करो, अपने मिस्टेक्स पे फोकस करो और अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। सो यही मेरा एक सबके लिए एडवाइस रहेगी। बाकी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू वर्क हार्डर प्लस स्मार्टर। इफ़ हार्ड वर्क इज़ 1 टाइम्स, इफ़ यू हैव टू वर्क स्मार्टर देन इट विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस 3 टाइम्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट।